गुड मॉर्निंग बेटा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कल श्रुत भाव ग्रहण आपको समझाया था। श्रुत भाव ग्रहण क्या होता है? सुनकर किसी भी चीज़ को ग्रहण करना। सुनने के बाद आपसे उसी विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आपको देना होता है। उसी का एक भेद समझ लो आप इसको, उद्घोषणा। उद्घोषणा में भी ऐसा ही होता है। उद्घोषणा आपके स्कूल में या सरकार की तरफ से या कोई भी उद्घोषणा, कोई सूचना आपको जो दी जाती है, उसी सूचना को आपको ध्यान से सुनना होता है। अभी आपकी क्लास एक कक्षा है, इसलिए आपको क्या है, एक उद्घोषणा हम आपको पढ़ के बताएंगे, फिर उसी से हम आपसे प्रश्न पूछेंगे जिनके उत्तर आपको देना होंगे। एक उद्घोषणा है, जैसे कोई टीचर है, स्कूल में कोई सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, तो शिक्षिका द्वारा आपको बताया जाएगा कि वहाँ क्या क्या प्रोग्राम होंगे, किस तरह से होंगे, आपको कैसे आना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिर हम उसी से संबंधित आपसे प्रश्नोत्तर पूछेंगे। विद्यार्थियों मित्रों, अपने विद्यालय में आज आशु वाक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कक्षा 5वीं से 9वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रत्येक कक्षा को 3 विभागों में 3-3 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। यह प्रतियोगिता अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी। खाने की छुट्टी के बाद ही आपको प्रेक्षा भवन में बुलाया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में बैठने के लिए आपको बैठक व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है। प्रेक्षा भवन में दाहिनी ओर की कुर्सियों पर 5वीं और 7वीं कक्षा के छात्र बैठेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, दाहिनी बाहीं जो भी कुछ बोल रहे हैं हम उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसी तरह से विद्यार्थियों को वहाँ पर बैठना है। प्रेक्षा भवन यानी जैसा हमारा ऑडिटोरियम है स्कूल का, है ना, ऐसे जो बड़ा सा हॉल होता है उसमें उस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और वहाँ पर विद्यार्थियों के बैठने की जो व्यवस्था है वो आपको बताई जा रही है। 3 पंक्तियों को छोड़कर 6ठी और 8वीं कक्षा के छात्र बैठेंगे। बाईं तरफ 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी बैठेंगे। प्रतिभागी छात्र सामने बिछी हुई दरी पर बैठेंगे। प्रतिभागी यानी जिन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया है, क्योंकि यदि वो बीच में बैठते हैं तो लाइन में से आने में उन्हें दिक्कत होगी, इसलिए उन लोगों की बैठक व्यवस्था अलग से की गई है। दरी बिछाकर सारे प्रतिभागियों को वहाँ बैठाया गया है। जैसे ही उनका नाम आएगा वो एक एक करके आएंगे और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। प्रतिभागियों को प्रतियोगिता प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले वहाँ पर जाना होगा। 10 मिनट पहले जाकर वो अपनी अपनी जगह देख लेंगे, अपना नाम किस नंबर पे है वो चीज़ देख लेंगे, ताकि उनको बाद में कुछ परेशानी का सामना ना करना पड़े। और 10 मिनट पूर्व ही उन्हें विषय दिया जाएगा कि उन्हें किस विषय पर बोलना है। 10 मिनट पहले उनको बताया जाएगा कि आपको इस विषय पर निबंध बोलना है, भाषण बोलना है, अनुच्छेद बोलना है। उसी बीच में उन्हें सोच लेना होगा कि उन्हें क्या बोलना है। जो 10 मिनट पहले उनको देंगे विषय, उसके बारे में सोचने के लिए उनके पास 10 मिनट का टाइम होगा। 10 मिनट में सोचकर वो उस विषय के बारे में बोलेंगे। निर्णायकों द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को अखिल भारतीय अंतर विद्यालय वाक प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जो भी लोग यहाँ पर जीतेंगे उन लोगों को जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी उसमें उनको भाग लेने के लिए स्कूल की तरफ से भेजा जाएगा। अंत में मैं आपको एक बात याद दिलवाना चाहूँगी कि इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए आपको प्रेक्षा भवन में शांति और अनुशासन से बैठना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब वहाँ प्रतियोगिता चल रही होगी तो आप सभी को वहाँ शांति पूर्वक बैठना है। कोई भी बच्चे बीच में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सबसे शैतान बच्चे। और वो भले ही सोचते हैं कि हम टीचर की नज़रों में नहीं आए हैं, लेकिन इतने सारे टीचर होते हैं, सबको समझ में आ जाता है कि कौन ने मस्ती करी है, किसने बोला है, किसने क्या करा है। इसलिए आप सभी को वहाँ पर शांतिपूर्वक अनुशासन में बैठना है और पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोग शिकायत का मौका नहीं देंगे। अब हमने इतनी बड़ी उद्घोषणा आपको सुनाई है, सभी ने सुनी है अच्छे से। अब हम इसी में से आपसे प्रश्न पूछेंगे। यही श्रुत भाव ग्रहण होता है बेटा। आपको कोई भी चीज़ सुना दी जाती है, फिर उसी से आपको प्रश्नों के उत्तर देना होते हैं। पहला प्रश्न है,
विद्यालय में किस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है? विद्यालय में किस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा विद्यालय में आशुवाक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय में आशुवाक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में किन कक्षाओं के कितने छात्र भाग ले सकते हैं? सबसे पहले हमको यही बताया गया था कि किस कक्षा के कितने छात्र, और प्रत्येक कक्षा के 3 विभाग हैं। हर विभाग में से 2-2 छात्र इसमें भाग ले सकते। विभाग यानी सेक्शन, हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। तीनों सेक्शन के 2-2 बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। मतलब एक क्लास के 6 विद्यार्थी हो जाएंगे। हर एक क्लास के 6-6 विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा को इसमें क्यों नहीं सम्मिलित किया गया है? 10th क्लास को और 12th क्लास के विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं किया गया है। उसका कारण क्या है? बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु उन्हें अवकाश दिया गया है। 10th और 12th वाले बच्चों को बोर्ड की परीक्षा देना होती है, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त तैयारी करना होती है और इसके लिए उन्हें छुट्टी दी गई है, अवकाश दिया गया है। वो लोग उन दिनों में स्कूल नहीं आएंगे, घर पर रहकर अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करेंगे। इसलिए उन लोगों का नाम इस प्रतियोगिता में नहीं दिया गया है। निर्णायकों द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी किस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे? निर्णायक यानी जज। जब आप प्रतियोगिता में भाग ले रहे होंगे, आप ही के स्कूल के कुछ शिक्षक होंगे जो जज होंगे, निर्णायक होंगे। वो जो फैसला देंगे वही मान्य होगा। तो उसमें जिन लोगों को चुना जाएगा उन लोगों को कहाँ पर, अखिल भारतीय अंतर विद्यालय प्रतियोगिता, उसमें आपको भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। सुनी गई उद्घोषणा के अनुसार निम्नलिखित कक्षाओं के बैठने का स्थान दिए गए प्रेक्षा भवन के रेखा चित्र में दिखाइए। आपको कुछ कक्षाओं के नाम दिए गए हैं। आपको क्या करना है? एक रेखा चित्र, एक चित्र बनाना है जिसमें आपको उन क्लासों को उसी तरह से दर्शाना है जैसा आपको उद्घोषणा में बताया गया है। तो ये है क्या? श्रुत भाव ग्रहण का एक भाग, उद्घोषणा, जिसके द्वारा आप बता सकते हैं कि आपके स्कूल में होने वाली प्रतियोगिता में बच्चों को किस तरह से बैठना है, उनको किस तरह से भाग लेना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है श्रुत भाव ग्रहण की कि आपको सुनना होता है। यदि आपने ठीक से सुना है तो आप उन प्रश्नों के उत्तर ठीक से और सही तरीके से दे सकते हैं। इसी तरह श्रुत भाव ग्रहण में आप कविता के रूप में भी ले सकते हैं। कविता आपको सुनाई जाएगी, कोई गद्य सुनाया जाएगा, फिर उसी में से आपको प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे और आपको उनके उत्तर भी देना होंगे। इसी तरह चित्रकथा लेखन है। इसके बाद आपका एक टॉपिक चित्रकथा लेखन में आपको एक चित्र दिया होता है। उस चित्र को देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर या फिर उस चित्र को देखकर आपको कहानी लिखना होती है। बहुत छोटे से, ये तो फर्स्ट सेकंड से चल रहा है। आपको एक चित्र दे देते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि आप इसमें से देखकर कहानी लिखो। चित्र को देखकर एक कहानी लिखो, तो वही चित्रकथा लेखन कहलाता है। अपनी कल्पना के अनुसार कोई से देवी देवताओं का लिख देते हैं या फिर किसी जंगल का बना देते हैं, कोई सीनरी बना देते हैं। आपको उस चित्र को देखकर और उसके ऊपर एक कहानी लिखना होती है। उसके बाद आता है संवाद लेखन। संवाद लेखन में क्या होता है बेटा? 2 लोगों के बीच की बातचीत, 2 लोग जो बातचीत कर रहे हैं उस बातचीत को लिखना, वही संवाद लेखन कहलाता है। जैसे आपको 5th में अपन ने पढ़ा था डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद। मरीज अगर डॉक्टर के पास गया है तो वो किस तरह से बात करेगा, डॉक्टर को अपनी परेशानी बताएगा, डॉक्टर ने उससे क्या बोला, उसको संवाद के रूप में लिखना। शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद, पिता और पुत्र के बीच संवाद, 2 दोस्तों के बीच संवाद, बहुत तरह के संवाद। संवाद लिखने का एक तरीका होता है कि जिसके द्वारा बात कही जा रही है उसका नाम लिखते हैं, डैश लगाते हैं, फिर उसने क्या कहा है हम पूरी बात लिख देते हैं। और कहानी में सुरेश ने रमेश से कहा, ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर हमें संवाद लिखना है तो हम सुरेश लिखेंगे, एक डैश लगाएंगे और उसने क्या कहा है वो पूरी बात हम लिख देंगे। तो वही होता है संवाद लेखन। इस चीज़ का आपको ध्यान संवाद में
रखना पड़ता है। यदि आपने इस तरीके से नहीं लिखा तो आपका संवाद लेखन गलत हो जाता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए संवाद लेखन सीखना है। थैंक